नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और एकदम शानदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो आप लोग आ जाएं जल्दी से और क्लास को कर रहे हैं हम लोग फिर शुरू। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। आप लोग बढ़िया सी नौकरी लग जाएं और बढ़िया से खुशी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसी मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। तो भाई आ जाओ जल्दी से सभी प्यारे बच्चे और क्लास को कर रहे हैं हम लोग शुरू। तो आज की क्लास में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आवृत बीजी और अनावृत बीजी के बारे में। तो मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि जो हम लोगों के पुष्पी पौधे होते हैं, स्पिनैरोगैमस, इनको बांटा गया है दो भागों में। आवृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म और अनावर्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, उन्हीं के बारे में कर रहे थे बात। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे अनावर्त बीजी के बारे में। जो अनावर्त बीजी पौधे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इनमें मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर प्यारे बच्चों फूल नहीं बनेंगे, फ्लावर नहीं बनेंगे। दूसरा, जो बीज होता है वो फल के अंदर सुरक्षित नहीं होता है, यानी इनको हम नग्न बीजी कहते हैं, नेकेड सीड कहा जाता है इनको। ठीक है। और इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो दो पॉइंट हम लोग कल ही लिख चुके थे कि भाई नो फ्लावर, इनके पास फ्लावर नहीं होते हैं। ठीक है। पुष्प नहीं बनते हैं, पुष्प नहीं बनते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो हमने कल पढ़ ही लिया था, पुष्प नहीं बनते हैं। दूसरा पॉइंट भी हमने पढ़ लिया था, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेकेड सीड कहते हैं इनको, नेकेड सीड। ठीक है, यानी इनको कहा जाता है नग्न बीजी। क्यों कहते हैं इनको नग्न बीजी? इनको नग्न बीजी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो बीज होते हैं वो फल में सुरक्षित नहीं होते। तो अगला पॉइंट लिख सकते हो कि सीड्स आर नॉट अंडर सीड्स आर नॉट अंडर फ्रूट। तो जो सीड्स होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते हैं बेटा, तो नग्न अवस्था में होते हैं इनके बीज, इसीलिए इनको कहते हैं नग्न बीजी, क्योंकि इनके बीज फल के अंदर नहीं होते। तो लिखेंगे भाई बीज फल के अंदर नहीं होते, बीज फल के अंदर नहीं होते। तो बीज जो होंगे वो फल के अंदर नहीं होते हैं बेटा, इसीलिए इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है नग्न बीजी। तो सीड जो बन रहे हैं वो फल के अंदर नहीं है भाई प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे आ जाओ। पहले ही आते ही भैया लिख दिया रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है सोनी प्यारे बच्चे, अभी लाइव देख लो या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद देख लेना, आपकी मर्जी है। आओ आगे बात करते हैं। भाई ये जो अनावर्त बीजी पौधे होते हैं, ये कहाँ पर उगते हैं या इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? तो लिखेंगे कोन लाइक लीफ होती है इनकी, या ऐसे लिखेंगे निडिल लाइक लीफ। ठीक है, कैसी पत्तियां होती हैं? निडिल लाइक, जैसे कोई सुई होती है ना, आगे से बड़ी पैनी होती है, वैसे निडिल लाइक लीव्स होती है इनकी। यानी कि इनकी जो पत्तियां होती है ना प्यारे बच्चे, पत्तियां कैसी होती है? नुकीली होती हैं, नुकीली होती हैं पत्तियां। ठीक है, पत्तियां नुकीली होती हैं, जैसे कि कोई सुई होती है, आगे से बड़ी नुकीली, इस तरीके से होती हैं पत्तियां, मतलब आगे से बहुत नुकीली जैसी होती है। ठीक है, ये कहाँ उगते हैं भाई पौधे? ये पौधे उगते हैं प्यारे बच्चे ठंडे इलाकों में, तो लिखेंगे कोल्ड रीजन में उगते हैं ये। ठीक है, आप बताकर चलोगे कोल्डेड रीजन में, कोल्डेड एरियाज में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो आप लोगों को कभी पूछे कहाँ मिलते हैं? ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं, ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं, यानी ठंडी जगह मिलेंगे। जैसे कि भाई आप शिमला घूमने गए वहां मिलेंगे, आप उत्तराखंड गए वहां मिलेंगे, तो आप हिमाचल गए वहां मिलेंगे, ठंडे एरियाज में मिलते हैं ये अनावर्त बीजी पौधे जो होते हैं। और इनके बारे में क्या बात करें कि इनके अंदर जो परागण होता है वो हवा के द्वारा होता है, डायरेक्ट। तो लिखेंगे डायरेक्टली, इनके अंदर क्या होता है? डायरेक्टली पोलिनेशन बाय एयर, डायरेक्टली पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन बाय एयर। ठीक है, तो डायरेक्टली पोलिनेशन का प्रोसीजर इनके अंदर होता है और हवा के द्वारा होता है,
यानी इनके अंदर जो बीज बने हैं ना, वो हवा में ही झड़ जाएंगे और हवा ही उनको बहाकर अपने साथ बहाकर ले जाएगी और दूसरी जगह ले जाकर डाल देगी, जिससे नए पौधे बनेंगे। तो पूछा जाएगा कि अनावर्त बीजी पौधों में कैसे परागण होता है। परागण क्या होता है प्यारे बच्चे? जब एक एक पौधे का नर भाग दूसरे पौधे के मादा भाग से जाकर मिलेगा, तो उसे कहते हैं हम परागण की क्रिया। तो नर जो है उनको हवा उड़ाकर ले जाती है और हवा उड़ाकर ले जाएगी और हवा ही उनको फिर मादा तक पहुंचाने का काम करती है। फिर वो मादा से मिलेंगे और हो जाएगा निषेचन, यानी कि परागण। तो इनमें जो परागण होता है, पोलिनेशन सीधे होता है और बाय एयर होता है, बाय एयर, हवा के द्वारा। तो सीधे हवा द्वारा परागण होता है, सीधे हवा द्वारा परागण, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, परागण तो सीधे हवा द्वारा परागण इनके अंदर होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इनके अंदर मैम जो ये अनावर्त बीजी पौधे हैं, इनका उदाहरण और हमें बताकर चलो कि कैसा, कौन से पौधे इनके अंदर आते हैं। तो आओ भाई, अब इनके एग्जाम्पल की बात हमने करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है ना? चलो भाई, कीर्ति प्यारे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पॉइंट है जो आवर्त बीजी अनावर्त बीजी के बारे में आपको याद कर कर चलने हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं। ये जो अनावर्त बीजी होते हैं ना, इनके बारे में ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट और जो आपको याद करना है। क्या भाई, मैंने क्या कहा था कल की क्लास में कि जाइलम और फ्लोएम जो थे वो हमें सबसे पहले टेरिडोफाइटा में देखने को मिल गए। अब ये तो टेरिडोफाइटा से विकसित पौधे हैं, मतलब कि टेरिडोफाइटा यहाँ है और आवर्त ये अनावर्त बीजी यहाँ है। तो टेरिडोफाइटा थोड़े कम विकसित हैं और आवर्त बीजी थोड़े विकसित हो गए ज्यादा। ठीक है, अब ये ज्यादा विकसित है तो भाई जाइलम फ्लोएम तो इनके अंदर भी मिलेंगे, थोड़े ज्यादा विकसित जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। लेकिन इनके अंदर भी अगर हम जाइलम फ्लोएम की बात करें, इनके अंदर भी अगर हम संवहन ऊतकों की बात करें, तो अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है जाइलम और फ्लोएम। ये प्रश्न आपको आएगा कि अनावर्त बीजियों में जाइलम में कौन सी चीज नहीं होगी और फ्लोएम के अंदर कौन सी चीज नहीं होगी। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताऊं तो आओ बात करते हैं। ठीक है, आओ बात करते हैं। चलो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि प्यारे बच्चों जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है, बड़े ध्यान से सुनना इस कहानी को, आगे पढ़ेंगे लेकिन यहां मैं आपका ये डाउट क्लियर कर कर चल रही हूं। जो प्यारे बच्चे जाइलम है इसको कहते हैं दारू, क्या कहते हैं? दारू। फ्लोएम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? पोषवाह, हिंदी में पोषवाह। ठीक है, बाकी आपको ये जाइलम ऐसे भी लिखे मिल सकते हैं पेपर में, जाइलम, और प्यारे बच्चे ये फ्लोएम ऐसे भी लिखा मिल सकता है पेपर में, फ्लोएम। ठीक है, लेकिन अगर प्योर हिंदी में इनकी बात करें तो इनको हम पोषवाह और दारू भी कहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं जाइलम? तो ये ऐसे ऊतक हैं जो मिट्टी से क्या करते हैं प्यारे बच्चे? मिट्टी से जल, क्या काम करेंगे ये? मिट्टी से जल व खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, खनिज पदार्थों का स्थानांतरण। आपको पेपर में पूछेगा कि मिट्टी के अंदर से खनिज पदार्थ और जो पानी है उसका स्थानांतरण कौन से ऊतक करते हैं, तो आप बताएंगे जाइलम करते हैं। मैम कैसे याद करेंगे? तो इनके नाम से याद करो भाई। देखो, जैसे जाइलम जैसे जल, तो जाइलम ने क्या करा? जल का स्थानांतरण। जल कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर। भाई पेड़ पौधे भूमि से तो जल को लेते हैं, और भूमि से जब जल को पेड़ पौधे लेंगे तो साथ में जल के खनिज पदार्थ भी आएंगे, क्योंकि मिट्टी में बहुत से खनिज पदार्थ भी हैं। मिट्टी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे खनिज पदार्थ भी पानी के साथ खिंचकर आ जाएंगे। तो जब भी पेपर में पूछे कि पौधों में वो कौन से ऊतक हैं जो पौधों के अंदर खनिज पदार्थ और जल का स्थानांतरण करते हैं, तो आंसर लगा के आना जाइलम। कैसे याद करोगे? जैसे जाइलम जैसे जल, तो ये जल का स्थानांतरण करते हैं, साथ में खनिज पदार्थ भी। तो लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल। तो ये क्या करते हैं?
ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पानी और खनिज पदार्थों का। ये क्या करेंगे, तो ये करते हैं पत्तियों से भोजन। प्यारे बच्चे, कहाँ से? पत्तियों से। पत्तियों से भोजन का स्थानांतरण। भाई प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना, जो पेड़ अपना खाना बनाते हैं ना, तो पेड़ का कौन सा भाग खाना बनाता है? हमेशा किसी भी पेड़ के अंदर पत्तियां खाना बनाती हैं। किसी भी पेड़ पर इतनी सारी पत्तियां क्यों होती हैं? क्योंकि पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खाना बनाती हैं। तो पत्तियों ने ही बनाया खाना। पत्तियों को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट, मतलब वहीं बन रहा है खाना। जैसे आपके घर में किचन में खाना बनता है, वैसे ही पौधों के अंदर खाना कहाँ बन रहा है? पत्तियों में बन रहा है। तो पत्तियां ही बनाती हैं खाना। अब खाना पत्तियों के पास होता है और वही खाना पत्तियों से पूरे पेड़ में पहुंचाना होता है। तने तक, शाखाओं तक, जड़ों तक, सब जगह पहुंचाना होता है। तो ये काम कौन करते हैं? जो पत्तियों तक खाना बना हुआ है, उस खाने को पूरे पेड़ तक पहुंचाने का काम करते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? स्थानांतरण। ठीक है, तो लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स। ठीक है, फ्रॉम लीव्स। तो पत्तियों से क्या करते हैं? खाने का स्थानांतरण करते हैं फ्लोएम। कैसे याद करोगे भाई? फैसे फूड, फैसे फ्लोएम। फैसे फूड, फैसे फ्लोएम। तो फ्लोएम ने करा फूड का ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जाइलम, जैसे जल। जाइलम ने करा जल का स्थानांतरण। फैसे फ्लोएम, फैसे फूड। तो फ्लोएम ने करा फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब जाइलम और फ्लोएम के कुछ पार्ट होते हैं बेटा। जैसे कि जाइलम के बहुत सारे पार्ट हैं, वैसे ही फ्लोएम के बहुत सारे पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है जाइलम। जाइलम क्या है प्यारे बच्चे? ऐसे करके कुछ लंबी लंबी ट्यूब हैं जो पौधों में फैली हुई हैं। मान लो ये है जाइलम प्यारे बच्चे। क्या है? जाइलम है ये, है ना, जाइलम। अब इस जाइलम के होते हैं 4 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं बेटा इसके? 4 पार्ट। ये है जाइलम। इसके होते हैं 4 भाग। कौन कौन से? चलो लिखते हैं। एक होता है वाहिका। एक भाग है इसका वाहिका। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकीड। ट्रैकीड, ठीक है, ट्रैकीड्स। दूसरा पार्ट है वाहिनी का। वाहिनी का दूसरा पार्ट क्या है? वाहिनी का, यानी वेसल्स। ठीक है, वेसल्स। तीसरा पार्ट है इसका, आप बताओगे, जाइलम फाइबर। जाइलम तंतु जिसको बोलते हैं, जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर। ठीक है, और चौथा पार्ट है इसका प्यारे बच्चे, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। ये हैं इसके 4 भाग। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब आपको पूछेगा कि ये जो जाइलम है ये अनावर्त बीजी पौधों में पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन क्या मैम ये चारों की चारों चीज, जाइलम से संबंधित ये चारों की चारों चीज अनावर्त बीजी पौधों में पाई जाती है? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम जाइलम को देखें तो जाइलम अनावर्त बीजियों में पाए जाते हैं। अनावर्त बीजी की अगर हम बात करते हैं, अनावर्त बीजी पौधों में जाइलम पाए जाते हैं भाई। जिम्नोस्पर्म में जाइलम पाए जाते हैं। तो क्या मैम जाइलम, ये चारों की चारों चीजें जाइलम के अंदर पाई जाएंगी? ये चारों चीजें जाइलम का भाग हैं बेटा। यानी कि जैसे ये वाला पार्ट हो गया वाहिकाएं, ये वाला पार्ट हो गया वाहिनिकाएं, ये वाला पार्ट हो गया जाइलम तंतु, आगे और वाला पार्ट हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। जैसे हमारा शरीर, भाई मैं पूरी हूं भावना मैडम, ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, मेरे कान है, मेरे हाथ है। आप कहोगे मैम जैसे एक व्यक्ति में सारे अंग होते हैं वैसे आपके पास भी हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर दूसरे व्यक्ति की तरह कान नहीं है, अगर मेरे कान नहीं है बेटा, तो तुम कहोगे कि हाँ मैम आपके शरीर में पूरे ऑर्गन है। आप कहोगे मैम नहीं, आपके पास कान नहीं है, तो दैट्स मीन आपके शरीर में पूरे अंग नहीं है। वैसे ही ये जो जाइलम है ना, इन 4 चीजों से मिलकर बने होते हैं। अब इन चारों की चारों चीजें क्या ये अनावर्त बीजी में पाई जाती हैं? तो आप कहोगे नहीं। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि अनावर्त बीजी पौधों के अंदर जाइलम ऊतकों में कौन सा भाग नहीं पाया जाता? तो प्यारे बच्चे इनके अंदर ये नहीं पाई जाती।
तो अगर हम बात करते हैं अनावर्त बीजी में, तो भाई ट्रैकिड्स भी पाई जाएंगी, ठीक है, जाइलम फाइबर भी पाए जाएंगे और जाइलम पैरेन्काइमा भी पाए जाएंगे। लेकिन वाहिनिका या वेसल्स जो होती हैं ये इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो यही पेपर में बनेगा प्रश्न, यही पेपर में बनेगा कि भाई अनावर्त बीजियों के अंदर जाइलम से संबंधित कौन सी संरचना नहीं पाई जाती। तो आप कहेंगे कि अनावर्त बीजी में जाइलम टिश्यू पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम क्या एक भाग इनके अंदर नहीं होता, वो है वेसल्स। क्लियर हो गई बात? तो इनके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती। आगे अब बात करते हैं फ्लोएम की। अब मान लीजिए ये है प्यारे बच्चे फ्लोएम कोशिकाएं, मान लीजिए ये है फ्लोएम कोशिकाएं, ये भी इसी तरीके की होंगी भाई। मान लीजिए अलग अलग होती हैं कई कई प्रकार की, डिटेल में जब बाद में पढ़ेंगे तो बताऊंगी। अभी हम अनावर्त बीजी का कॉन्सेप्ट समझ कर चल रहे हैं। ये है प्यारे बच्चे फ्लोएम, ये क्या है भाई फ्लोएम। अब फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं, जैसे जाइलम के 4 भाग थे ये वैसे ही फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं। चलो मैम बताओ कौन कौन से। पहले नंबर पर होगा सीव ट्यूब। क्या होगा बेटा? सीव ट्यूब, यानी चलनी नलिका, इनको बोलते हैं हम चलनी नलिका, ठीक है। फिर होगा दूसरे नंबर पर कॉम्पोनियन सेल, कॉम्पोनियन सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सहचर नलिका, सहचर नलिका। ये जाइलम के पार्ट, ये फ्लोएम के पार्ट है बेटा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा था वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो लिखेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। वैसे ही चौथे नंबर पर होगा फ्लोएम, चौथे नंबर पर होगा फ्लोएम फाइबर। जैसे जाइलम फाइबर था वैसे ही फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु। तो क्या मैम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी पूर्ण रूप से विकसित होंगे क्या? ये बताएं, फ्लोएम भी पूर्ण रूप से विकसित होंगे क्या? जल्दी से बताओ। तो आप लोग बताएंगे कि अगर हम फिर से अनावर्त बीजी की बात करेंगे, अगर हम फिर से अनावर्त बीजी की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, तो मैम आपने बताया फ्लोएम भी मिलता है जाइलम भी मिलता है, लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं मिल रही थी। क्या फ्लोएम पूरे मिलेंगे? फ्लोएम में चारों की चारों चीजें मिलेंगी? तो नहीं, हम कहेंगे कि फ्लोएम में ना तो सीव ट्यूब है और ना ही सहचर नलिका है। फ्लोएम बन तो गया, लेकिन फ्लोएम की केवल 2 ही संरचना बन पाई अनावर्त बीजी में। कौन कौन सी? फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है और फ्लोएम तंतु। ये दोनों तो मिलेंगे, लेकिन ये दोनों संरचनाएं अभी भी नहीं बनी है अनावर्त बीजी में। तो मैम ये दोनों संरचनाएं या कंप्लीट रूप से जाइलम फ्लोएम किस में मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको आवर्त बीजी में, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म सबसे विकसित प्रकार के पौधे हैं, वो वहां मिलेंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है या नहीं, ये बताओ। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? पीपल का ट्री किसमें आता है? पीपल का ट्री आएगा आप लोगों के आवृत बीजी में, यानी सबसे विकसित पौधों में। जो भी तुम पौधे देखते हो ये सबसे विकसित पौधे हैं बेटा, ठीक है भैया। दीपक जी खिचड़ी बन रही है तो उसको खा लो, और अगर समझ में आ रहा है तो वो बताओ प्यारे बच्चे। बहुत अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है। सभी बच्चों को चीजें समझ में आ गई। अब जिनको ये खिचड़ी लग रही है वो खिचड़ी को खा सकते हैं आराम से बैठकर, ठीक है। आओ एक बार मैं फिर से बताती हूँ। भाई हमने क्या बात करी कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो अनावर्त बीजी होते हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। भाई जब हमने टेरिडोफाइटा में बता दिया कि यहाँ जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे, तो अब टेरिडोफाइटा के बाद जितने भी पौधे आएंगे ना सब में मिलेंगे आपको जाइलम और फ्लोएम। तो टेरिडोफाइटा में तो जाइलम और फ्लोएम थोड़े थोड़े से विकसित हुए थे। टेरिडोफाइटा के बाद आते हैं अनावर्त बीजी पौधे। अनावर्त बीजी पौधों में जाइलम और फ्लोएम और विकसित हो गए। तो जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? कई बच्चों को ये डाउट था तो मैंने ये भी लिखवा दिया कि जाइलम मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं और फ्लोएम पत्तियों से भोजन को लाते हैं,
ठीक है। अब हमने बात करी कि जाइलम के भाई 4 पार्ट होते हैं। अगर हम कंप्लीट जाइलम की बात करें तो इन 4 भागों से मिलकर बना है कंप्लीट जाइलम। तो क्या मैम ये चारों के चारों भाग बन गए थे इसमें जिम्नोस्पर्म में? तो मैं कहूंगी नहीं बच्चे, इनमें जाइलम और फ्लोएम बन तो गए थे, लेकिन चारों के चारों भाग अभी नहीं बने। तो मैम कौन कौन से भाग नहीं बने थे? पूछ ले कि अनावर्त बीजी में जाइलम टिश्यू के अंदर कौन सा पार्ट अविकसित होता है या नहीं पाया जाता, तो हम बता देंगे वाहिनिकाएं नहीं होती इनके अंदर। ये सारी चीजें पाई जाएंगी, वाहिनिकाएं नहीं होती। भाई वही हाल फ्लोएम का है, फ्लोएम भी बन गए थे इनके अंदर। तो क्या मैम कंप्लीट बन गए थे? हम कहेंगे कंप्लीट नहीं बने। 2 संरचनाएं फ्लोएम से संबंधित अभी भी यहाँ नहीं बनी थी, लेकिन 2 संरचनाएं बन गई थी। समझ में आ गई बात? ये था छोटा सा, ये पार्ट था जिसको आप खिचड़ी दलिया का नाम दे रहे हो बेटा। आगे बढ़ूं भाई? ठीक है, अब आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं अब हम लोग। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि ये जो अनावर्त बीजी होते हैं इनके एग्जाम्पल, अनावर्त बीजी के एग्जाम्पल। अनावर्त बीजी जो है जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अगर आपसे उदाहरण पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है, तो आप लोग बताकर चलोगे पाइन कोन। पहला एग्जाम्पल है पाइन, या सीधा सीधा लिख लो चीड़ का वृक्ष। पाइन होते हैं प्यारे बच्चे चीड़ का वृक्ष, और इन पर कोन बनते हैं, शंकु बनते हैं इन पर। मैंने कल आप लोगों को पाइन का कोन, पाइन का शंकु दिखाया था। ये है पाइन का शंकु। ये तो जब आप क्रिसमस जैसे ट्री देखे हैं तुमने, जब आप जाते हो ठंडे इलाकों में, ऐसे 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 पेड़ होते हैं, ऐसे 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 पेड़ तुमने देखे होंगे जहां पर बर्फ पड़ती है। तो बस ऐसे पेड़ों पर ही लगता है ये। तो ये क्या है? ये बीज है, ये कोन है, कोन जैसी स्ट्रक्चर बनती है इसकी, शंकु के जैसी संरचना। तो ये क्या हो गया? ये अनावर्त बीजी का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पाइन, यानी चीड़ का वृक्ष जो है, पाइन वृक्ष जो होते हैं वो सब एग्जाम्पल हैं इसी के। आगे लिखो साइकस, साइकस इसी का एग्जाम्पल है। साइकस मैंने कल की क्लास में आपको साइकस दिखाया भी था, कल की क्लास में मैंने आपको साइकस दिखाया भी था, और आपको बताया था कि हम जब भी हम किसी जैसे गमले वो होते हैं, गमले वगैरह में रखे रहते हैं ना, वो छोटे से जो खजूर होता है, खजूर के जैसे जो वृक्ष होते हैं, साइकस। तो ये मैंने आपको कल दिखाए थे, देखो ये हैं साइकस के पौधे। तो ये साइकस प्लांट है प्यारे बच्चे, आपने नॉर्मली हर गमले में देखा है, ये देखा है ना? कहीं भी किसी के भी ऑफिस में चले जाओ आपको मिलता है गमले में रखा हुआ। ये साइकस का पेड़ है, देखो पत्तियां नुकीली नुकीली हैं, कहा ना इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। तो बेटा देखो ये साइकस है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ये साइकस हो गया, ठीक है। अब साइकस के बारे में एक पॉइंट याद रखना, साइकस की जो जड़ें होती है ना, जड़ों, साइकस की जो जड़ें हैं इन्हें कोरोलॉइड जड़ें कहा जाता है। कोरोलॉइड, कोरोलॉइड जड़ें कहा जाता है साइकस की जड़ों को, कोरोलॉइड जड़ें कहते हैं। ठीक है, तो जो साइकस है, साइकस की जो जड़ें हैं, ठीक है, साइकस की जड़ों को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कोरोलॉइड जड़ें कहते हैं। सीधा सीधा लिखना कि जो साइकस होता है प्यारे बच्चे, इनकी जो जड़ है, जड़ों को कोरोलॉइड जड़ें कहते हैं। ठीक है, जो साइकस है इनकी जो जड़ें होती हैं इनको क्या कहते हैं? कोरोलॉइड जड़ें। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कोरोलॉइड जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, कोरोलॉइड रूट किसके अंदर पाई जाती हैं? तो कोरोलॉइड रूट्स पाई जाती हैं साइकस के अंदर। तो साइकस पेड़ की जो जड़ें हैं उनको कोरोलॉइड जड़ें कहते हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है भाई जिंको, जिंको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है जिंको। तो ये जो जिंको होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जिंको को कहा जाता है जीवित जीवाश्म। क्या बोलते हैं इसको? जीवित जीवाश्म। ठीक है, जीवित जीवाश्म बोलते हैं इसको। ठीक है, लिविंग फॉसिल के नाम से ये जाना जाता है, लिविंग फॉसिल। तो ये आपको पूछ सकता है कि जीवित जीवाश्म के नाम से किसको, कौन सा अनावर्त बीजी पौधा है जिसको जीवित जीवाश्म कहते हैं? तो जिंको जो होता है इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं, क्योंकि ये आज भी जैसा है
जैसा करोड़ों साल पहले था सेम टू सेम आज भी वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो जीवित जीवाश्म इसी को कहते हैं, जिंको को प्यारे बच्चे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब हम चल रहे हैं अगले प्रकार के या सबसे विकसित प्रकार के पौधों की तरफ, या पादप वर्गीकरण के सबसे अंतिम पौधों की तरफ, जिनका नाम है आवृत बीजी। तो भाई हेडिंग डालेंगे आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे। ठीक है, आवृत बीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, हम बात करेंगे अब एंजियोस्पर्म की। प्यारे बच्चे, सबसे विकसित वर्ग है पौधों का, तो सीधा लिखना पादप जगत का सबसे विकसित वर्ग, पादप जगत का, पादप जगत का सबसे विकसित वर्ग है, सबसे विकसित वर्ग। ठीक है बेटा, ये ऐसे पौधे हैं जिसमें सब चीजें दिखाई देंगी आपको, यानी फल ले लो, पत्ती ले लो, जड़ ले लो, तना ले लो, जाइलम फ्लोएम ले लो, सब दिखाई देंगी। मोर डेवलप, मोर डेवलप, मोर डेवलप वर्ग, यानी कि आप लोग लिख सकते हो मोर डेवलप पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम। तो पादप जगत का सबसे विकसित वर्ग कौन सा है? ये है आवृत बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म। आगे बात करें तो भाई इनके अंदर फल, फूल, ठीक है, फल, फूल, बीज सभी बनते हैं। ठीक है, इनमें आपको सब दिखाई देगा, फल, फूल, बीज सभी बनते हैं बेटा। तो लिख लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड सीड। तो भाई ये सबसे विकसित पौधे हैं, इनमें सब बनते हैं प्यारे बच्चे, सारी चीजें बनेंगी और बहुत अच्छे से दिखाई देंगी सारी चीजें। आओ भाई नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, पूरी पृथ्वी पर जो पौधे पाए जाते हैं ना, उसका 80% भाग यही कवर करे होते हैं। तो 80% यही है, 80% यही पौधे हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, 80% भाग घेरे हैं। ठीक है, या 80% भाग पाया जाता है इनका पूरी पृथ्वी पर। तो पूरी पृथ्वी पर तुम जितने भी पौधे देखते हो, सबसे ज्यादा ये है। ठीक है, तो लिख सकते हो 80% पार्ट प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पर ये कितने पार्ट में पाए जाते हैं, कितना प्रतिशत पार्ट है इनका? 80%। ठीक है, अब यहीं पर एक पॉइंट नोट कर कर लिख लीजिए, क्या कि भाई सबसे ज्यादा तो ये पाए जाते हैं आवृत बीजी पौधे। पूछ ले पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से पौधे देते हैं, लेकिन आपको नोट कर कर एक चीज लिखनी है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देते हैं पूरी पृथ्वी पर। तो आप बताओगे शैवाल। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं, तो आप बताओगे शैवाल। पूरी पृथ्वी पर कौन से पौधे सबसे ज्यादा है? आप बताएंगे ये हैं आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। लेकिन पूछ ले कि सबसे ज्यादा इस पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन कौन जनरेट करते हैं, आप बताएंगे शैवाल, यानी कि एल्गी। तो एल्गी सबसे ज्यादा पूरी पृथ्वी पर क्या कर रही है बेटा? ऑक्सीजन जनरेट कर रही है। लेकिन पाए सबसे ज्यादा कौन से जाते हैं, आप बताएंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, मेरा कमेंट नहीं जा रहा, सबका कमेंट आ रहा है। अंकुश आपका भी कमेंट आ रहा है। ठीक है, पीडीएफ जल्दी डलवा दिया करो। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। आप मैम आप टर्न जब कर, पता नहीं बेटा क्या लिख रहे हो। ठीक है भाई, मैम एक क्वेश्चन, बम्बो किससे आता है? समझ नहीं आया बेटा क्या पूछ रहे हो। पेपर में इंग्लिश में भी आएगा, कुछ समझ क्लियर नहीं, हिंदी में समझ नहीं आया बेटा। पेपर बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, आ जाओ बात करते हैं आवृत बीजी की। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई। एक और पॉइंट लिखेंगे इनके बारे में। इनमें पाया जाता है प्यारे बच्चे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द्विनिषेचन पाया जाता है। इनका एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? द्विनिषेचन की क्रिया होती है।
द्विनिषेचन होता है। ठीक है, इनमें एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, द्विनिषेचन होता है इनके अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। प्यारे बच्चों, इनके अंदर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनमें द्विनिषेचन की क्रिया होगी। अब मैम ये क्या होता है द्विनिषेचन? देखो, द्विनिषेचन की क्रिया में क्या होता है कि इनके अंदर बनते हैं दो शुक्राणु। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, डबल फर्टिलाइजेशन, तो कॉन्सेप्ट को समझो भाई। देखो, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। निषेचन पता है आप लोगों को क्या होता है? निषेचन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई नर मादा के साथ जाकर मिल जाएगा, नर और मादा के साथ जाकर मिल जाएगा। जैसे हम इंसानों में भी होता है भाई, शुक्राणु जो है वो मादा के शरीर में जाते हैं, मादा के शरीर में अंडाणु बन रहे हैं, अंडाणु के साथ शुक्राणु फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, उसी को कहते हैं निषेचन। तो इन पौधों में दोहरा निषेचन देखने को मिलता है। दोहरा निषेचन मतलब दो शुक्राणु बनते हैं प्यारे बच्चे, ऐसा समझ लो। क्या बनते हैं इनके अंदर? दो शुक्राणु बनते हैं, ट्रू स्पर्म्स बनते हैं, ऐसा समझ के चलो, ट्रू स्पर्म्स बनेंगे। अब दोनों स्पर्म्स क्या करेंगे, दोनों में से जो एक शुक्राणु बना है, जो एक शुक्राणु बना है, वो तो किसके साथ फ्यूज्ड हो जाएगा? वो प्यारे बच्चे न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड हो जाएगा, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा केंद्रक, उसके साथ निषेचित हो जाएगा, केंद्रक के साथ निषेचित हो जाएगा, केंद्रक के साथ निषेचित। ठीक है, अभी समझाती हूँ इस प्रक्रिया को। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यानी निषेचन की क्रिया दो बार होगी। इतना सा है बस डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे होगी दो बार? भाई दो शुक्राणु बने, एक शुक्राणु जाकर क्या हो गया, केंद्रक के साथ निषेचित हो गया, तो लिखेंगे फीजन विद के न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा, फीजन विद न्यूक्लियस। जो पहला होगा वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा जाकर। ठीक है, पहला जो होगा वो किसके साथ हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। जो फर्स्ट स्पर्म होगा वो न्यूक्लियस के साथ हो जाएगा फ्यूज। तो मैम दूसरा जो है वो कहाँ जाएगा? भाई दो शुक्राणु बने, एक तो हो गया केंद्रक के साथ निषेचित, और दूसरा जो होगा यानी एक और शुक्राणु जो बचा हुआ है वो पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज्ड हो जाएगा। एक और शुक्राणु जो बचा हुआ है, यानी एक और स्पर्म जो बचा हुआ है, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा। तो लिखेंगे ये पराग केंद्रक के साथ जाकर, या ध्रुवीय केंद्रक आप इसको बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचित हो जाएगा, के साथ, केंद्रक के साथ निषेचित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बातें? अभी पिक्चर से समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो शुक्राणु है वो क्या होगा, ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचित हो जाएगा, यानी कि लिख लेंगे फीजन विद, हम लोग लिखकर चलेंगे फीजन विद, फीजन विद पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, देखो होता क्या है, मान लो भाई पौधों के अंदर बना ये कोई स्ट्रक्चर है, कोशिका का स्ट्रक्चर है, इसमें ये है प्यारे बच्चे केंद्रक, और एक केंद्रक की संरचना यहाँ है पोलर के पास, पोलर जिसको ध्रुवीय पार्ट बोलते हैं। तो दो शुक्राणु बने, एक शुक्राणु इसके साथ फ्यूज्ड हो गया, एक शुक्राणु इसके साथ फ्यूज्ड हो गया, इसने जाकर एक नई कोशिका बना ली और यहाँ से फिर एक नई कोशिका बन गई। तो इस प्रकार इनमें जो निषेचन की क्रिया हुई वो दो बार हुई, दो शुक्राणु बने, दो स्पर्म बने, एक स्पर्म जाकर केंद्रक के साथ निषेचित हो गया और एक शुक्राणु जाकर ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचित हो गया। ये स्टेटमेंट पेपर में आएगा आप लोगों को कि आवृत बीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसके बारे में सही कथन कौन सा है, ये कथन दे देगा लिख लिख कर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्पर्म जो होगा वो केंद्रक के साथ निषेचित होगा और एक शुक्राणु पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रिका या केंद्रक के साथ जाकर निषेचित होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको पेपर में दिए हुए होंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, बोलो जल्दी से। तो ये होता है भाई, शब्दों को समझो,
डबल फर्टिलाइजेशन, हमारे शरीर में एक ही बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक शुक्राणु अंडाणु के साथ जाकर निषेचित हो गया, बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। भाई इनके अंदर दो शुक्राणु बनेंगे, तो दो शुक्राणु दो बार निषेचित होंगे। एक बार निषेचन यहाँ हो रहा है, एक बार निषेचन यहाँ हो रहा है, तो दो निषेचन हो जाते हैं। पहले निषेचन में क्या होगा, दूसरे निषेचन में क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो तो भाई अब आ जाओ, आवृत बीजी के एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग। आवृत बीजी जो होते हैं इनके उदाहरण, आवृत बीजी के उदाहरण। ठीक है, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनके एग्जाम्पल की हम लोग अब बात करते हैं। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, जितने भी तुम फल खाते हो, जितने भी तुम फलों के नाम जानते हो ना, उन फलों के नाम आज मुझे बता दो। आम, सेब, केला, अंगूर, जामुन, पपीता, अमरूद, अनार। ठीक है भैया, दुनिया भर के जितने फ्रूट तुम खाते हो वो सब इसी में आते हैं। तो इसका कहाँ एग्जाम्पल लिखवाऊं मैं, ये बताओ। सब इसी में आते हैं प्यारे बच्चे। बताए ना, 80% पृथ्वी पर जो पौधे हैं वो यही हैं। नीम का पौधा, पीपल का पौधा, गुलाब का पौधा, गुड़हल का पौधा, सेब का पौधा, संतरे का पौधा, लीची का पौधा। भैया जितने तुम फल खाते हो सब इसी में आते हैं। तो अब बता दो कोई एक एग्जाम्पल क्या लिखवा दो। तो कुछ एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, जैसे आम हो गया, केला हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, सेब हो गया। ठीक है, ये सब इसी में आते हैं, ये सब इसी के अंदर आते हैं। मैंगो और बनाना, ऑरेंज, एप्पल, सब इसी में आते हैं भाई। ठीक है, टमाटर सब इसी में आते हैं, तो लिख लो टमाटर भी, टमाटर सब इसी में आते हैं बेटा। ठीक है, अब इनको बांटा गया है दो भागों में, इनको बांटा गया है दो भागों में। और तो और भैया घास भी इसी में आती है, और तो और घास, देखते हो घास उगी रहती है, इसी में आती है। और तो और बांस, बांस देखा है, बैम्बू, बैम्बू ट्री होता है, घास जो बैम्बू जो होता है इसी में आती है। तो भैया मूली, गाजर, सलजम, टमाटर, दुनिया भर के जितने फल फ्रूट तुम फल सब्जियां खाते हो सब इसी में आती है। मक्का, गन्ना, सब इन्हीं के पार्ट है। ठीक, तो कोई एक एग्जाम्पल हो तो लिखवाऊं, सब इसी में आते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, इसके दो पार्ट होते हैं भाई। ये जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। इनको कितने पार्ट्स में बांटा है, 2 पार्ट्स में बांटा है। दूसरे पेज पर बताती हूँ, आओ। जो आवृत बीजी हैं इनको बांटा गया है दो भागों में। पेपर में प्रश्न आता है ये कि मोनोकोट और डाइकोट किसके भाग हैं, टेरिडोफाइटा के, ब्रायोफाइटा के, थैलोफाइटा के, या एंजियोस्पर्म के, ऐसे आ जाता है लिखा हुआ। तो बताना, एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनके दो भाग हैं भाई, इनको बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं, एक है मोनोकोट, मोनोकोट बड़ी मजेदार चीज है ये, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। और दूसरा है डाइकोट, दूसरा है भाई डाइकोट, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। ठीक है, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री किसका भाग है आप बताओगे, आवृत बीजी का भाग है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। मैम एक बीज पत्री क्या होते हैं, तो लिखेंगे एक बीज पत्र पाया जाता है भाई इनके अंदर, एक बीज पत्र पाया जाता है। मैम ये बीज पत्र क्या है, पहले तो ये समझाओ हमें। एक बीज पत्र पाया जाता है मीन्स सिंगल कोटाइलडोन होता है इनके अंदर, सिंगल कोटाइलडोन होता है। ठीक है, आप बताओगे मैम ये कोटाइलडोन क्या होता है, ये बताओ पहले। तो आपने खाया है आम, खाया है ना आम, अब आम का सीजन चल रहा है, आम खाओगे तो एक बड़ी गुठली निकलेगी अंदर, उस बड़ी गुठली को भी तोड़ देना, फिर उसके अंदर एक छोटी सी गुठली बैठी हुई होगी, उस छोटी सी गुठली को जब खोलोगे ऐसे दो भाग में खुल जाएगी। तो बेटा यही है कोटाइलडोन, यही है कोटाइलडोन यानी बीज पत्र। तो जिस भी बीज को तुम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हो वो होते हैं द्विबीज पत्री, जिसको एक ही भाग में तोड़ोगे वो एक बीज पत्री।
मूंगफली खाइए सर्दियों में, मूंगफली को छीलते हैं दाना निकालते हैं, उस दाने को हल्का सा पुश करना, वो दाना 2 भागों में टूट जाता है। तो दैट्स मीन मूंगफली है डाइकोट, द्विबीजपत्री। मटर खाया है कभी? मटर को छीलना, मटर के दाने को हल्का सा दबाना, मटर का दाना 2 भागों में टूटता है, वो क्या है? वो है द्विबीजपत्री। तो प्यारे बच्चों, कोटाइलडोन क्या होते हैं? कोटाइलडोन एक ऐसी संरचना है, देखो कोटाइलडोन जो होता है वो ऐसी संरचना है, अभी आपको दिखाई देती हूँ। तो जो कोटाइलडोन होते हैं ये देखो ऐसी, ये वाली संरचना देखो, ये रहा, ये सेब को तुम खाते हो ना, सेब के अंदर तुम्हें ऐसे कोटाइलडोन देखने को मिलेंगे बेसिकली। तो ये मुझे लग रहा है वीडियो है, एक सेकंड। तो कोटाइलडोन क्या है, कौन सी संरचनाएं? इस तरीके की स्ट्रक्चर जो बनी हुई होती हैं उनको कहते हैं हम कोटाइलडोन। तुमने कई बार देखी है ये संरचनाएं, देखो भैया ये रहे कोटाइलडोन। इस वाली संरचना को देखो, ये कोटाइलडोन है प्यारे बच्चे, ये कोटाइलडोन है। ये दोनों तरीके के दिख रहे हैं, देखो तुम्हें यहाँ पर 2 दिख रहे हैं ना, ये 2 हैं, एक ये है एक ये है, तो ये हो गया डाइकोट, द्विबीजपत्री। और ये एक ही दिख रहा है, जैसे मक्का होती है, मक्का का दाना ऐसे रहता है ना, गेहूं का दाना ऐसे ही रहता है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया एक बीजपत्री। तो ऐसे जिसका बीज हो वो द्विबीजपत्री, ऐसे जिसका बीज हो वो एक बीजपत्री। तो वही आपको पढ़ना है कि आवृत बीज को 2 भागों में बांटा है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में कितने कोटाइलडोन होंगे? आप बताओगे, एक बीजपत्र पाया जाता है। इसमें तो लिखना 2 बीजपत्र पाए जाते हैं 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। तो इतनी सी बातें हैं जो आपको याद करनी है। क्या मैम यहीं पर कहानी खत्म हो गई? नहीं भाई, और भी कहानी है जो आप लोगों को पढ़नी है। तो चलिए भाई पढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में बताने वाली हूँ चीजें। तो आओ हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। हाँ, गेहूं के बीज, एक बीज होता है तो एक बीजपत्री है गेहूं जो है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मैं आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में पूरे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो आओ, इन पूरे पॉइंट्स को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड। तो भाई आइए बात करते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की। इधर लिखेंगे एक बीजपत्री, एक बीजपत्री यानी मोनोकोट। मोनो का मतलब बेटा एक होता है, मोनोकोट। इधर लिखेंगे द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री मीन्स द्वि का मतलब 2, डाई, इनको बोलते हैं डाइकोट। तो आपको पूछेगा कि जो एक बीजपत्री है ना, इनकी जड़ें कैसी होती हैं? जड़ें, तो प्यारे बच्चे एक बीजपत्री के अंदर अगर हम जड़ों की बात करते हैं, अगर हम रूट की बात करते हैं, मैम इनको क्या हम जड़ों से भी पहचान सकते हैं कि कौन सा पौधा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है? बिल्कुल पहचान सकते हो। अगर हम एक बीजपत्री की बात करें तो इनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। कैसी जड़ें पाई जाती है? रेशेदार, फाइब्रस रूट होती हैं प्यारे बच्चे इनके अंदर। मैम फाइब्रस रूट कैसी होती हैं? फाइब्रस रूट कैसी दिखती हैं? रेशेदार जड़ें कैसी होती हैं? तो आप लोगों को अभी मैं फोटो दिखाना चाहती हूँ, देखती हूँ मेरे पास फाइब्रस रूट का फोटो है, देन आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। रेशेदार जड़ें जैसे गेहूं की जड़ें होती हैं, इनके नीचे से ना बड़े बड़े रेशे से निकलते हैं। अभी फिलहाल फोटो नहीं है, मैं यहीं पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो रेशेदार जड़ें देखो ऐसे ऐसे रेशे से निकलेंगे नीचे जड़ों में से, ऐसे ऐसे, ये एक ही जड़ के अंदर से ऐसे बड़े सारे रेशे से। कभी गेहूं को उखाड़ कर देखना, अपने साथ मिट्टी लाता है गेहूं बहुत सारी और ऐसे जड़ों का गुच्छा सा निकलता है, तो ये होती है रेशेदार जड़ें। तो ये पेपर में आता है कि मोनोकोट के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है, या मोनोकोट पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? रेशेदार जड़ें। यहाँ पर कैसी जड़ें पाई जाती हैं? अगर इनके बारे में बात करते हैं, इनकी रूट्स की हम लोग बात करते हैं, तो इनके अंदर पाई जाती हैं टैप रूट्स। टैप रूट्स मिलती हैं यहाँ पर, शंकु जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है, शंकु जड़ें पाई जाती हैं इनके अंदर। मैम शंकु जड़ें कैसी होती हैं? जैसे आपने कभी गाजर या मूली को देखा है नीचे की तरफ,
ऐसे ऐसे निकलती हैं, गाजर या मूली में से शंकु के समान जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें होती हैं प्यारे बच्चे किसके अंदर, द्विबीजपत्री में। जड़ों की बात हो गई, अब पत्तियों के बारे में भी प्रश्न आएगा कि एक बीजपत्री पौधों में पत्तियां कैसी होती हैं भाई। तो आ जाइए, अब बात करते हैं लीफ की, या आपको पूछेगा एक वो होता है वेनेशन, यानी कि सिरा विन्यास। तो वेनेशन करके एक शब्द है जो आपको पेपर में पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं लिख रही हूँ शिरा विन्यास। सिरा विन्यास कैसा होता है, सिरा विन्यास, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेनेशन। तो भाई इनके अंदर जो वेनेशन है वो कैसा होता है, लीफ वेनेशन बोल देते हैं या सीधा सीधा वेनेशन बोल देते हैं। तो ये वेनेशन कैसा होता है, वेनेशन क्या है, इसमें पत्तियों की बात चलेगी भाई। जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, इनके अंदर पत्तियां कैसी होती हैं, लीफ कैसी होती हैं। तो अगर एक बीजपत्री की बात करें ना, तो इनके अंदर जो लीफ वेनेशन देखने को मिलता है, या वेनेशन की प्रक्रिया जो इनके अंदर मिलती है वो होती है समानांतर। कैसी होती है भाई, समानांतर। अभी समझाऊंगी कैसे समानांतर होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल। इस पर भी प्रश्न बनेगा कि एक बीजपत्री पौधों के अंदर वेनेशन किस प्रकार का होता है, या पत्ती सिरा विन्यास कैसा होता है। तो आप लोग बताकर चलेंगे समानांतर होता है, पैरेलल। पैरेलल कैसा अभी समझाऊंगी, पहले इनमें लिख लो। इनके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, इनके अंदर अगर शिरा विन्यास की बात की जाए तो वो कैसा होगा, तो इनके अंदर जो शिरा विन्यास होगा यानी लीफ वेनेशन जो होगा वो कैसा होगा, तो इनके अंदर लीफ वेनेशन की अगर बात की जाए तो वो होता है बेटा रेटिक्यूलेट, यानी कि जाली का व्रत। कैसा होता है, जाली का व्रत होता है, रेटिक्यूलेट। अब मैडम ये कैसा होता है रेटिक्यूलेट, ये क्या है रेटिक्यूलेट। तो भाई समझो चीजों को, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। आ जाओ, समानांतर शिराविन्यास दिखाती हूँ और रेटिक्यूलेट दिखाती हूँ। देखो, जब तुमने किसी पौधे की पत्तियों को देखा है तो तुमने गेहूं की जो पत्ती है बेसिकली ऐसे ऐसे करके तुमने पत्तियां देखी हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर तुमने देखा होगा एक लाइन होती है, बीच बीच में ऐसे ऐसे साथ साथ चलती है लाइन, ये समानांतर लाइन है। ये ऐसे ऐसे जो चल रही है ये है समानांतर लाइन। ये जो हरी हरी मैंने बनाई है ना, इनको कहते हैं वेन, इनको कहते हैं शिरा। तो अगर आप इन शिराओं को मोनोकोट में देखोगे, अगर किसी मोनोकोट पौधे के अंदर इन शिराओं को देखोगे तो ऐसी दिखेंगी, पैरेलल, एक साथ चलती हुई दिखेंगी। जैसे कि आपने कभी गेहूं की पत्ती देखी है, उसमें देखना ऐसी पत्ती दिखेगी, वो ऐसी पत्ती होती है, उसमें जो वेन है ना अंदर की तरफ शिराएं एक साथ चलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने और कोई पत्ती देखी है तो कुछ पत्तियां आपने ऐसी भी देखी होंगी, ऐसी। इनके अंदर ये जो वे एक मोटी सी नस है, ऐसे बीच में मोटी संरचना, जिसको हम कहते हैं मिड रिब, मिड रिब, मध्य संरचना है ये, मिड रिब बोलते हैं। अब इसी से निकलती है छोटी छोटी ऐसे ऐसे संरचनाएं, ऐसे ऐसे। इन्हीं संरचनाओं से ऐसे ऐसे जाल सा निकला हुआ होता है, ये है रेटिक्यूलेट, जाल सा बना हुआ होता है। तुमने पपीते की पत्ती या पीपल की पत्ती इन सबको कभी देखा है बेटा, पपीते की पत्ती पीपल की पत्ती देखी है कभी, ध्यान से देखना, अंदर बड़ा जाल सा बना रहता है। तो ये होता है डाइकोट के अंदर, ये देखने को मिलता है तुम्हें डाइकोट के अंदर, यानी ये है द्विबीजपत्री के अंदर रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट मतलब जाली का व्रत, जाली के समान संरचना दिखेगी तुम्हें पत्ती के अंदर। तो एक पत्ती ऐसी होती है, एक पत्ती ऐसी होती है, देखकर पहचान सकते हो कि कौन एक बीजपत्री है कौन द्विबीजपत्री है। बताए मुझे जल्दी से, देखी है ना, पीपल की पत्ती देखी है तुमने, उसमें अंदर जाल जाल सा बना हुआ होता है, यानी एक से निकलकर ऐसे ऐसे पूरा जाल सा। तुमने और भी पत्ती देखी होंगी, जैसे कि मैंने बताया पपीते की पत्ती, ठीक है, आम की पत्ती, इन सब में ऐसे ऐसे जाल सा बना रहता है अंदर की तरफ। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, गेहूं की, मक्का की, चावल की, तो इनकी पत्तियां ऐसी दिखती हैं, पैरेलल वेनेशन इनके अंदर होता है। तो ये भी आपको पूछा जाता है, और पेपर में पिक्चर देकर भी पूछता है आपको, ये वाली पिक्चर बना देगा
और पूछेगा कि ऊपर दिए गए चित्र में पत्ती का शिराविन्यास दर्शाया गया है, बताओ कौन सा शिराविन्यास दर्शाया गया है। तो तुम्हें बताना है ये है पैरेलल, ये है समानांतर शिराविन्यास। ये कौन सा शिराविन्यास है, समानांतर। समझ में आ गई बात, ये है पैरेलल। तो ये है भाई पैरेलल वेनेशन। आपको ऐसी पत्ती दे देगा और पूछेगा ऊपर दिए गए चित्र में किस प्रकार का शिराविन्यास दर्शाया गया है, आप बता देंगे रेटिक्यूलेट यानी कि डाइकोट। समझ में आई बात, ऐसे भी प्रश्न बने हैं, ठीक है। हाँ बहुत ध्यान से देखी है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो अब आप लोगों को पढ़ना है इनके एग्जाम्पल कि भाई कौन एक बीजपत्री है कौन द्विबीजपत्री है, ठीक है। तो अगर हम एक और पॉइंट की बात कर लें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, तो इनके अंदर अगर आप फूल देखोगे ना, इनके अंदर अगर आप फूल देखोगे, ये वाले द्विबीजपत्री में अगर आप फूल देखोगे तो फूल जो होगा ना, फूल में जो पंखुड़ियां होंगी, फूल के अंदर जो पंखुड़ियां होंगी, ठीक है, जो फ्लावर पेटल्स होंगी, फ्लावर पेटल, तो फ्लावर पेटल्स जो होंगी वो 5 का मल्टीपल होंगी बेटा, 5, या ऐसे लिखोगे कि 3 का मल्टीपल होंगी, 3 का क्या होंगी प्यारे बच्चे, मल्टीपल। जैसे 3 दूनी 6, तो 6 पत्तियां होंगी, ठीक है, या 3 चौक 12, तो 12 पत्तियां होंगी, ऐसे करके। तो क्या होंगी, 3 का मल्टीपल देखने को मिलेगा पंखुड़ियों का। जैसे गुलाब तुमने लिया, उस गुलाब में पंखुड़ियां गिनोगे तो मान लीजिए उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, 12, तो 3 का मल्टीपल हो गया वो। ऐसे करके भी आपको पूछा जा सकता है, बट ये बहुत कम रेयरली पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो तो अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब आप लोगों के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। इन दोनों के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप मुझे खुद ही बताते चलोगे एग्जाम्पल। मोनोकोट और डाइकोट, बताओ भाई जल्दी जल्दी। अगर हम मोनोकोट की बात करें तो आपको पता चल चुका है गेहूं मोनोकोट है, गेहूं यानी वीट। मक्का बहुत पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, मक्का। कॉर्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है बेटा। चावल क्या है, एक बीजपत्री। राइस एक बीजपत्री, ठीक है। आपको पूछ ले घास, घास क्या है बेटा, ग्रास, एक बीजपत्री है, ठीक है। आपको पूछ ले बांस, बांस क्या है बेटा, बैम्बू, एक बीजपत्री है। और जो बैम्बू है ना, ये एक घास की ही कैटेगरी है बेटा। बांस कोई पेड़ नहीं है, बांस एक तरीके की घास ही होती है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। ये डेली 1 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ता है बेटा, तो डेली इतना लंबा हो जाता है ये जभी जो बांस होता है। लेकिन बांस है क्या, तो बांस एक तरीके की घास ही है, ठीक है, पेड़ नहीं है वो। कभी पूछे कि निम्नलिखित में से बांस किस प्रकार का पौधा है, ऑप्शन दे देगा एक प्रकार की घास है, एक बड़ा वृक्ष है, हर्ब्स है, श्रब्स है, या बेल है, ऐसे करके दे देगा। तो बताना बांस जो है वो घास की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। आप बताएंगे यहाँ पर और क्या, तो और एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, बनाना हो गया बेटा, बनाना, केला, ठीक है। तो ये हो गए कुछ कॉमन से एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग बताना सरसों, सरसों की पत्ती देखिए, साग खाया है कभी सरसों का, मस्टर्ड, तो मस्टर्ड क्या है भाई, द्विबीजपत्री में आती है सरसों, ठीक है। आप बोलोगे मैम आम, बिल्कुल खाते हो आम, और आम की गुठली भी निकाल देना आज अंदर वाली। अगर आप मैंगो खाओगे तो उसकी बड़ी गुठली और बड़ी में छोटी गुठली भी निकाल देना, ठीक है। सेब आपने खाया है, सेब का बीज 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है, एप्पल हो गया। आप बता सकते हो बादाम, बादाम को पानी में भिगो दो और सुबह उसका छिलका उतारो, बादाम 2 भागों में ऐसे दबाओगे प्रेस हो जाएगा, आलमंड जो होगा, ठीक है। आपको पूछ ले प्यारे बच्चे मटर, मटर अभी मैंने बताया ही था आप लोगों को 2 भागों में टूटेगी। आपको जितनी भी दाल है बेटा, जितनी भी पल्सेस आप लोग खाते हो, उड़द की दाल, चने की दाल, ये सब 2 भागों में टूटती हैं, ठीक है। आगे बात कर ले मूंगफली, मूंगफली 2 भागों में टूटेगी, पीनट बोलते हैं जिसको, पीनट, काजू, ठीक है।
और आप लोग क्या बता सकते हो? चना, चना बहुत पूछा जाता है। ग्राम, चने को पानी में भिगो दो और सुबह उसको ऐसे प्रेस करो, 2 भागों में टूटेगा। तो ये हो गए कुछ कॉमन से एग्जाम्पल जो आपको डाइकोट मोनोकोट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई। क्लियर? चले भाई आगे। हाँ, कोकोनट की लीव्स देखी हैं आप लोगों ने, कोकोनट की पत्तियां। तो ये आपके लिए होमवर्क है। कोकोनट की लीव्स अगर आपने देखी हैं तो बताएंगे कोकोनट डाइकोट है या मोनोकोट है। ठीक। पौधों में निषेचन कैसे होता है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो निषेचन वाला प्रोसीजर ही पढ़ेंगे, यानी कि अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा प्लांट मोर्फोलॉजी। प्लांट मोर्फोलॉजी, ठीक है, प्लांट मोर्फोलॉजी। अब हम चल रहे हैं बोटनी के दूसरे टॉपिक की तरफ, पादप आकार की। ठीक है, पादप आकार की। तो भाई कभी भी आपको पूछे कि आकारिकी क्या होता है तो आप लोग बताएंगे कि पौधे जो होते हैं ना, इनके जब बाह्य भागों का अध्ययन करते हैं हम, उसी को कहते हैं पादप आकारिकी। तो अगला टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी। कल की क्लास में यहीं से शुरू करूंगी, क्योंकि अब ये नया टॉपिक है तो अभी मैं इसके इफेक्ट जो आपको बता दूंगी तो फिर से वो कल की क्लास में फिर से बताऊंगी। तो अच्छा है कि कल से ही हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? बताओ जल्दी से, मोनोकोट होता है कोकोनट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बताओ मुझे, आप लोग जूलॉजी भी पढ़ाओगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल, ये दूसरा बोटनी का बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट, सारी बोटनी इसी में कवर हो जाएगी तुम्हारी। फिर उसके बाद छोटा सा टॉपिक प्लांट टिश्यू, प्लांट हार्मोन और प्लांट डिजीज, ये बचेंगे छोटा सा। फिर उसके बाद जूलॉजी ही शुरू होगी आप लोगों की। ठीक है, तो मेरे मेरे ख्याल से जो हमने आज चीजें पढ़ी हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी, और इस तरीके से पौधों का विकास हुआ है, इस तरीके से पौधों का जन्म हुआ है। तो अनावर्त बीजी के बारे में आज हमने बातें शुरू करी थी। इनके अंदर पुष्प नहीं होते हैं, फल के अंदर बीज नहीं पाया जाता, और इनको हम नग्न बीजी कहते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोयम मिलते हैं, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं मिलती और फ्लोयम के अंदर कंपोनियन सेल और सीव ट्यूब्स नहीं मिलती। ठीक है, और फिर हमने बात करी थी इनके एग्जाम्पल की, तो साइकस हो गया, पाइन हो गया, है ना, और जिंको जिसको जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे आवृत बीजी। सबसे विकसित किस्म के पौधे हैं आवृत बीजी, 80% पृथ्वी पर यही मिलते हैं। इनमें सारी संरचनाएं मिलती हैं। एक छोटी सी घास को भी देखोगे तो वो भी आवृत बीजी के अंदर ही आती है। आवृत बीजी को 2 भागों में बांटा है, मोनोकोट डाइकोट। मोनोकोट जिनके बीज एक ही बीज पत्र में टूटे, और डाइकोट जिनके बीज 2 बीज पत्र में टूटे। हमने इनके बारे में बातें भी करी, इनकी विशेष जो क्वालिटीज थी वो भी पढ़ी। अब हम कल की क्लास में प्लांट मॉर्फोलॉजी के साथ शुरू करेंगे क्लास को। ठीक है, हाँ, घास द्विबीज पत्री भी होता है? नहीं बेटा, घास एक बीज पत्री में ही आएगा। घास की पत्तियां देखी हैं तुमने? घास की पत्तियों में कहाँ रेटिकुलेट वेनेशन होता है? घास की पत्तियों में तो प्यारे बच्चे क्या होता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास। काजू द्विबीज पत्री में आएगा, काजू डाइकोट में आता है, द्विबीज पत्री के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने जो काजू की बात करी है वो द्विबीज पत्री में आएगा, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। क्लियर? चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। बेटा